आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपकी दीपावली बहुत ही बेहतर गई होगी और उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो दीपावली है नेक्स्ट ईयर वो इस साल से भी बहुत अच्छी बीतने वाली है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप अपनी समस्त ऊर्जा को आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें झोंक दें, ताकि आपका फ्यूचर जैसा आज है उससे 50 गुना बेहतर कल की डेट में हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 16 है। अब तक हमने 15 मॉक टेस्ट हल कर लिए हैं और सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है दोस्तों ये मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी के वन लाइनर हैं जो कि कई बार प्रश्न के रूप में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये FAQs हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम आपके मॉक टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे बल्कि आपके लिए एक्स्ट्रा डोज के रूप में लाए हैं, और अब से जो भी मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा सभी में एक्स्ट्रा डोज आपको मिला करेगा। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? देखो दोस्तों, डेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं कुछ डेट्स, कुछ घटनाएं, कुछ लोगों के नाम, कुछ घटनाओं के लिए उनका समय सब कुछ याद करा दूंगा ताकि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जैसे कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949। बिल्कुल रटना है आपको, ठीक है, कोई कोताही नहीं, रट लेना है आपको। भारत में संविधान कब से लागू किया गया? तो ध्यान देना, संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत तो किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी के दिन। भारतीय संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को जो बैठक होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जो अंतर है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, दोनों नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं संविधान के भाग के बारे में। जैसे कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जबकि संविधान जब बना था, जब लागू हुआ था, तब इसमें कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो ध्यान से देखिएगा, 22 भाग थे, अब कितने हो गए? 25 भाग हो गए। 395 अनुच्छेद अब 448 हो गए हैं, 8 अनुसूचियां अब 12 हो गई हैं। और ध्यान देना दोस्तों कि भारतीय संविधान का केवल भाग 7 विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। केवल यही एक भाग है जो कि विलोपित है, जिसे संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटाया गया था। यह भाग पहली अनुसूची के भाग B के राज्यों से संबंधित था और राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं कि किस भाग में क्या वर्णित किया गया है। तो संविधान का जो भाग 1 है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है भाग 1 में, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता आती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भाग 3 में आते हैं हमारे मूल अधिकार, वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में। भाग 4 में मिलेगा आपको नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आयरलैंड से लिया गया था, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में दिया गया है। इसी के बाद दोस्तों एक इसमें और भाग ऐड किया गया है 4A के नाम से, ठीक है, जिसमें आपके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य। ये मिलेंगे आपको अनुच्छेद 51A में। भाग 5 में क्या मिलेगा आपको? संघ, ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में मिलेगा आपको संघ यानी कि यूनियन। और भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में। भाग 7 में क्या है? तो राज्य, राज्य भाग B, ठीक है, ये 238 है और ये जो पार्ट है ये विलोपित कर दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों आपका भाग 8। भाग 8 में आपको यूटी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में है।
भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो भाग 9 में क्या मिलता है आपको? पंचायत, अनुच्छेद 243 से लेकर कितना 243 ओ तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 243 पी से लेकर 247 जेड जी तक। क्या मिलेगा आपको? नगर पालिकाओं के बारे में, जिसका वर्णन मिलेगा आपको संविधान के भाग 9A में। ध्यान देना, भाग 9 में क्या है? पंचायत है। 9A में क्या है? नगर पालिका है। पंचायत, नगर पालिका, भाग 9, भाग 9A, ठीक। भाग 9B में क्या है? सहकारी समिति है, ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ठीक। भाग 11 में क्या मिलेगा आपको? संघ राज्य संबंध के बारे में वर्णन मिलता है आपको भाग 11 में, ठीक है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति इत्यादि उपबंध किए गए हैं। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य है। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग यहाँ पर देखिए 15A में क्या मिलेगा आपको? 15A में दिया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ठीक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 223A से लेकर 223B के बीच में है। और भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव। चुनाव का वर्णन भाग 15 में किया गया है, ठीक है। 14A में क्या है? 14A में ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा इसको कि ट्रिब्यूनल का वर्णन भाग 14A में है, ठीक है। और भाग 15 में क्या है? चुनाव के बारे में है। चुनाव यानी कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक। इसके बाद दोस्तों आता है आपका भाग 16, जिसमें विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 इंपॉर्टेंट है, भाषा का वर्णन मिलता है आपको अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आता है आपका यहाँ पर भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध किए गए हैं। आपात उपबंध ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में है। और इसी के साथ ये है आपका भाग 19। भाग 19 विविध, और इसके बाद ये यहाँ इसके बाद नहीं पूछता है, ठीक है। तो भाग 18 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भाग 20 में संविधान संशोधन का उपबंध किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि। तो ये सारे भाग आप अच्छे से रट लेना। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है। तो पेड ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है। एक लिंक है, उसको आप ओपन करेंगे तो पहुंच जाएंगे एक टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, क्या फ़ीस है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एसोचैम के नए प्रेसिडेंट दोस्तों बन गए निर्मल मिंडा। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। विकल्प ए निर्मल मिंडा। देखो फ्रेंड्स, एसोचैम का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1920 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष बने हैं निर्मल मिंडा। और ये जो निर्मल मिंडा जी हैं ये यूनो मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नए उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के MD और CEO अब बन गए हैं एसोचैम के उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष निर्मल मिंडा हो गए, उपाध्यक्ष अमिताभ चौधरी हो गए, ठीक। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं। इन नियुक्तियों को आइए देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अनंत गोयनका, ये नाम याद रखना। अनंत गोयनका ये हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप कौन बने हैं? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ये पहले अमेरिकी हैं और इन्होंने नाम चुना है पोप लियो 14वां, ठीक। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं KC वेणुगोपाल। कौन बने हैं? PAC के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बन गए हैं हरबंस चावला, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट UNGA 80वें सत्र की अध्यक्ष बन गई हैं एनालेना बेयरबाक। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? राजीव मेमानी बने हैं। अब आपसे एक सवाल है, आपको ये बताना है कि IBCA के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि उत्तर मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, लेकिन आपको भी बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में
भारत की रैंक क्या है? सही जवाब 115 है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 163 देशों कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। भारत की रैंक इसमें आती है 115। ठीक है, तो स्कोर कितना है भारत का? 2.229। और 2024 में भारत 116वें स्थान पर था, यानी कि पिछले साल से थोड़ी सी शांति भारत में आई है। दुनिया का सबसे अशांत देश रूस को माना गया है, सबसे लास्ट में रखा गया है इसको 163, और इसके एक पॉइंट ऊपर रखा गया है यूक्रेन को 162 में। टॉप 3 कंट्री जहाँ की मतलब बहुत शांति है, बहुत अच्छा है, तो आइसलैंड सबसे शांत है, फिर आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर शांति बहुत बरकरार है। और एशिया के टॉप 3 में आता है सबसे शांत है कौन सा? सिंगापुर, फिर जापान और फिर मलेशिया। तो इस सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक यहाँ पर पूछ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बन जाएगा आपका 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 41। कुल 69 देशों में भारत जो है वो 41वें स्थान पर है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। ठीक है, 2024 में भारत 39वें स्थान पर था, 39 पोजीशन थी, अब 41वें स्थान पर है। जारी करता है IMD। टॉप 3 कंट्रीज हैं, सबसे पहले स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग। ठीक, तो टॉप 3 में कौन आते हैं? स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट ये कब जारी हुआ? अगस्त 2025 में। एशियाई शेरों की संख्या कितनी बढ़ गई है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बनेगा 891। विकल्प सी आपका सही है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो जो वृद्धि है ये 32.2% आ रही है। ठीक है, यानी कि जो एशियाई शेर हैं 2020 की तुलना में 2025 में कितने बढ़ गए हैं? 32.2%। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी किया गया। तो ध्यान देना कि विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिनों की सबसे अधिक संख्या दर्ज हुई है? ये प्रश्न हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था। तो सबसे अधिक संख्या दोस्तों दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल डॉल्फिन कितनी हो गई हैं? 6327। और गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, इसमें जो टॉप 3 स्टेट हैं इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यूपी में डॉल्फिनों की संख्या हो रही है 2397, बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 815। ये टॉप 3 स्टेट हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप से आर्कटिक, कर्क और विषुवतीय रेखा तीनों गुजरती हैं? ठीक है, ये धरती हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर्कटिक, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? तो आप यहाँ पर देखिए, ये अफ्रीका है, ये आपका हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये आपका हो गया नीचे 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा जाती है? आपको पता ना, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो उत्तर क्या बनेगा? अफ्रीका। ये जो आपका पोजीशन है अफ्रीका। तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो पृथ्वी पर सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप ये है आपका दक्षिण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका आपका सही विकल्प है। विकल्प डी आपका करेक्ट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक देशों वाला जो महाद्वीप है दोस्तों ये अफ्रीका है। इसमें कुल 54 मान्यता प्राप्त संप्रभु राष्ट्र हैं। अफ्रीका के बाद एशिया में 48 और यूरोप में कितने हैं? 44। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक पहला नियम बताइए। अब साइंस के प्रश्न आ गए हैं क्योंकि यह एक मिक्स सेशन है। ठीक है,
तो न्यूटन का गति विषयक पहला नियम कौन सा है? आपको पता है ना, पहला नियम कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। और तीसरा कौन सा है? एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक। इसमें जो डेटा है वो किस चीज़ का है? विदेशी प्रजातियों का है, लुप्त प्राय, ये आपका विकल्प बी सही है। इनको क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज का वर्णन कहाँ पर मिलता है? रेड डाटा बुक में मिलता है। इस डेटा को IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैन स्विट्जरलैंड में है, से प्राप्त किया जाता है। तो जो रेड डाटा बुक है वो IUCN से इंस्पायर्ड होती है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, ऑयल रिफाइनरी, ये जामनगर गुजरात में है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? बताइए, भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 14, 20, 23 या फिर 30? तो सही जवाब दोस्तों इसका है 23। विकल्प सी आपका करेक्ट है। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23 है। ये रिफाइनरियाँ सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उद्यमों के मिश्रण के रूप में काम करती हैं और भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन रिफाइनरियों की कुल शोधन क्षमता कितनी है? 249.22 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, MMTPA। और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि सरकारी जिसे आप कहते हैं, तो सरकारी रिफाइनरियाँ कितनी हैं? तो 19 हैं। ठीक है, और अन्य जो हैं वो निजी, प्राइवेट या फिर संयुक्त उद्यम रिफाइनरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेल शोधक सूची 1 और मिलान में राज्यों सूची 2 के साथ सुमेल करिए। मतलब तेल शोधक यहाँ पर जो स्थान दिए गए हैं और वो किस स्टेट में हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीना है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, और ताटीपाका आंध्र प्रदेश में, नुमालीगढ़ असम में है, कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। तो 2, 1 और 4, 3 विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल मैच है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है? मतलब किसे बेचकर पैसे लिए जाते हैं? मक्का, आलू, रबर या फिर चना? सही जवाब यहाँ पर रबर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। रबर के जो बागान होते हैं फ्रेंड्स, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख हैं। इसमें भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में रबर मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है, याद रखना। भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया? तो बात हो रही है 2011 की जनगणना के बारे में। प्रश्न है कि किस राज्य में ST लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज है? तो ST लिंगानुपात के बारे में प्रश्न है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? विकल्प ए यानी कि गोवा। ठीक है, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में गोवा में ST लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है। गोवा में ST अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 1046 महिलाएं हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शहरी आबादी थी? तो क्या पूछ रहे हैं? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो सही जवाब क्या है? दिल्ली, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। यहाँ पर शहरी आबादी कितनी है? 97.5%। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी आबादी 377 मिलियन थी, जो कुल आबादी का कितना है? 31.16%। इसको आप 31.2% भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार आपस में मिलते हैं? देखो दोस्तों, ये मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप मैप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो कौन कौन से देश? भारत, चीन और म्यांमार। ठीक है, तो आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश में। ऊपर जो है ये चीन आता है, इधर से कौन आता है? म्यांमार आता है। तो ये जो दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा, ये आपका उत्तर बनेगा विकल्प ए। तो दीफू दर्रा वह त्रिसंधि बिंदु है जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती हैं।
ये जो दीफू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व क्षेत्र में पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। यह दर्रा रणनीतिक मैक्स-मोहन रेखा पर स्थित है जो भारत और चीन के बीच सीमा के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST देश भर में पालन किया जाने वाला समय है 6। अब ये जो IST है आपको पता है भारत में केवल एक ही टाइम जोन है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि यह निम्नलिखित में से किस स्थान का वास्तविक समय है। तो सही जवाब जी हाँ दोस्तों ऑप्शन सी है यानी कि मिर्ज़ापुर का है। ठीक है, मिर्ज़ापुर का है और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इसीलिए इसे पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया गया है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अधिकतम काल क्षेत्र टाइम जोन है। किस देश में है सबसे अधिक टाइम जोन। तो फ्रेंड्स ये है आपका फ्रांस, विकल्प ए करेक्ट है। फ्रांस अपने समुद्र पार प्रदेशों सहित 12 यानी कि अंटार्कटिका में अपने दावे सहित 13 के साथ अधिकतम टाइम जोन रखता है। फ्रांस अन्य देशों की तुलना में दुनिया भर में 12 से अधिक, यहाँ पर 13 बता रहे हैं तो 12 मान लो या फिर 13 मान लो, जबकि अमेरिका में कितने टाइम जोन है 6 हैं और रूस में 11 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान आप समझ पा रहे होंगे, पश्चिमी तटीय मैदान ये जो मैदान है ना इसके बारे में बात हो रही है। तो मैंग्रोव वन, अधिक वर्षा, विशाल डेल्टा क्षेत्र तीनों नहीं है, लैगून और बैकवाटर यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अपने विशिष्ट लैगून और बैकवाटर के लिए जाने जाते हैं, खासकर केरल और कर्नाटक राज्यों में। ये बैकवाटर तलछट के जमाव और ज्वार की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण बनते हैं, जिससे नहरों, नदियों, झीलों और मुहानों का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बन जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान, ये मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित हैं, जो उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैले हुए हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और बैक वाटर क्या होता है। तो ये खारे पानी के निकाय हैं जो ज्वार की क्रिया से बनते हैं। ज्वार भाटा समझते हैं ना आप, और इनका उपयोग नेविगेशन, मछली पकड़ने और पर्यटन के लिए किया जाता है। केरल के बैकवाटर विश्व स्तर पर एक अनूठी और लोकप्रिय विशेषता है। लैगून क्या होता है, समुद्र से एक अवरोध जैसे कि सैंड बार या प्रवाल भित्तियों द्वारा अलग किया गया उथला जल निकाय। भारत में महत्वपूर्ण जो लैगून है उसमें वेम्बनाथ झील आती है और अष्टमुदी झील आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। कौन सा पठार है जो कि भारत के पूर्वोत्तर, देखो ये आपका पूर्व हो गया, उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका शिलांग पठार, विकल्प डी आपका करेक्ट है। शिलांग पठार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में विशेष रूप से मेघालय राज्य में स्थित है। यह बड़े भारतीय शील्ड का हिस्सा है और इस क्षेत्र के सबसे स्थिर भूभागों में एक के रूप में जाना जाता है। और ध्यान देना कि जो पठार होते हैं मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बनते हैं और इसे भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शिलांग पठार अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें कई स्थानिक पादप और जंतु प्रजातियां शामिल होती हैं। यह खासी प्रजातियां जयंतिया पहाड़ियां और गारो पहाड़ियों का भी एक घर है, जो इस पठार के महत्वपूर्ण उपविभाग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। रामेश्वरम, ग्रेट निकोबार, श्रीहरिकोटा या फिर माजुली। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसका क्षेत्रफल कितना है 921 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला है सोमपेन जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स सोमपेन जनजाति ये मिलेगी आपको निकोबार द्वीप समूह पर, विकल्प सी आपका करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी पढ़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है। तो हेवलॉक, मेनिकाय, नील या फिर बैरन में कौन सा है जो कि अंडमान समूह में स्थित नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, भारत इधर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप इधर है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अंडमान
पूर्व में है और लक्षद्वीप पश्चिम में है, ठीक है। और मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है, न कि अंडमान का। तो मिनिकॉय इसमें आपका उत्तर बनेगा। मिनिकॉय कहाँ पर आएगा? ये लक्षद्वीप में आएगा। और बाकी जो हैं हेवलाक, नील और बैरन, ये जाएंगे अंडमान निकोबार में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। यह गठन कब हुआ था? 1957 में, 1957 में किया गया था। किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है? तो मतलब किसी राज्य में जो नगरपालिका का सीमा क्षेत्र है उसे अधिसूचित कौन कर सकता है, कौन सक्षम है? तो इसका उत्तर है राज्य का राज्यपाल। विकल्प ए आपका करेक्ट है, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो वो कौन सा क्रम था जिसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान और संरक्षण मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह 15 फरवरी 2012 से लागू है और संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c), किसमें? अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43(b) को सम्मिलित किया गया। सारी बातें पढ़ लीजिएगा, PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 को। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सुमेलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में है। ये आपका करेक्ट है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्णन अनुच्छेद 131 में, ये आपका गलत है। तो यही हमारा उत्तर भी बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, ये भी आपका करेक्ट है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तो बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन आखिर किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 127 में। जबकि अनुच्छेद 131 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 131 में। और ये है प्रश्न कि उच्चतम और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सही जवाब जी हाँ ऑप्शन सी है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ था? 1976 में। तो इसके अंतर्गत उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट और उच्च हाई कोर्ट न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के संगठन संबंधी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। मतलब अगर समवर्ती सूची में है तो इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, बताइए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 233 में दिया गया है, ये तो करेक्ट है। और जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में मिलता है, ठीक है। और आपके लिए एक प्रश्न होगा, बहुत सरल प्रश्न है, तो उसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा। बताइए कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो नेमुरो जल संधि, बॉस जल संधि, डंकन जल संधि या फिर पाक जल संधि। तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, पहला कमेंट चेक करते हुए आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।